जय हिंद छात्रों। आज हम ब्रिटेन की संसदीय सर्वोच्चता के बारे में अध्ययन करेंगे कि संसदीय सर्वोच्चता क्या है। वैसे तो ब्रिटेन की संसद को संसदों की जननी कहा जाता है। ब्रिटेन की संसद सबसे प्राचीन संसद है और विश्व की संसदों पर कोई ना कोई प्रभाव उसका अवश्य मिलता है। तो देखिए, संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत क्या है कि जैसे भारत देश में संविधान की सर्वोच्चता पाई जाती है, अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता पाई जाती है और ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता पाई जाती है। हालांकि हमने भी संसदीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत को ब्रिटेन से लिया है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ संसदीय सर्वोच्चता ना पाई जाकर संविधान की सर्वोच्चता पाई जाती है, क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने एक मध्यम मार्ग का अनुसरण किया। जैसे कि अमेरिका जैसे देश में न्यायिक सर्वोच्चता और ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता पाई जाती है, तो भारत में संविधान की सर्वोच्चता पाई जाती है। तो देखते हैं संसदीय सर्वोच्चता के क्या मायने हैं ब्रिटेन के संदर्भ में। संसदीय सर्वोच्चता या संसद की संप्रभुता। ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत प्रचलित है। ब्रिटेन में संसद ही संप्रभु है और वही शासन तंत्र को संचालित और नियंत्रित करती है। वैधानिक तथा कानूनी रूप में संसद किसी भी प्रकार से मर्यादित नहीं है। वैधानिक रूप से संसद कुछ भी कर सकती है, चाहे उसका काम पागलपन का हो या बुद्धि का। सैद्धांतिक दृष्टि से विधि निर्माण के क्षेत्र में ब्रिटिश संसद को प्राप्त इस शक्ति को ही संसद की संप्रभुता की संज्ञा दी जाती है। संसदीय संप्रभुता के मुख्य प्रतिपादकों का नाम इस प्रकार से है: सर एडवर्ड कोक, डी लोमे, मेरियट, डाइसी। तो संसदीय सर्वोच्चता क्या हुई कि संसद किसी भी प्रकार का कानून बना सकती है, कि किसी भी कानून में कोई भी संशोधन कर सकती है, किसी भी कानून को ख़त्म कर सकती है। उसकी कानून बनाने की सीमा पर कोई भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। दूसरा, ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं होने के कारण वहाँ की संसदीय कानून या साधारण कानून और संवैधानिक कानून में भी किसी प्रकार का अंतर नहीं पाया जाता है। तो इसलिए वहाँ साधारण कानून और संवैधानिक कानून में कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार संसद की शक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं है और इसी कारण वहाँ न्यायिक पुनरावलोकन का भी अभाव है। अतः न्यायपालिका भी संसद के कानून को रद्द नहीं कर सकती है। जैसा कि भारत में अगर संसद के द्वारा बनाया गया कानून संविधान के अनुकूल नहीं है तो न्यायपालिका उसको रद्द कर देती है, जैसा कि भारत में पाया जाता है। ब्रिटेन में नहीं, अमेरिका में भी है, लेकिन ऐसा ब्रिटेन में नहीं है। आइए देखते हैं और क्या अर्थ है इसके। जैसा सर एडवर्ड कोक के अनुसार संसद की शक्ति और अधिकार इतने महान, श्रेष्ठ एवं अनियंत्रित हैं कि उस पर किसी व्यक्ति का, किन्हीं कारणों का और किसी भी बाधा का कोई बंधन नहीं है। कुछ विद्वानों ने अपने अपने शब्दों में संसद की सर्वोच्चता को व्यक्त किया है। तो एडवर्ड कोक ने कहा है कि उस संसद की शक्ति और अधिकार इतने महान, श्रेष्ठ और अनियंत्रित हैं कि उस पर किसी भी व्यक्ति का, किन्हीं भी कारणों का और किसी भी बाधा का बंधन नहीं है। डी लोमो ने भी अपने शब्दों में कहा है कि ब्रिटिश संविधान वेत्ताओं का यह आधारभूत सिद्धांत है कि संसद स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बना देने के अतिरिक्त सब कुछ कर सकती है। मतलब केवल एक ही असंभव काम है, बाकी संसद सब कुछ कर सकती है। मैरियट ने लिखा है कि किसी दृष्टि से देखें, ब्रिटिश विधानमंडल विश्व में सबसे अधिक मनोरंजक और महत्वपूर्ण है। इससे प्राचीन विधानमंडल कोई और नहीं है। इसका अधिकार क्षेत्र सबसे अधिक विस्तृत है, इसकी शक्ति असीम है। आइए डाइसी के मत को देखते हैं। डाइसी का कहना है कि ब्रिटिश संसद वैधानिक दृष्टि से इतनी शक्तिशाली है कि वे एक शिशु को प्रौढ़ करार दे सकती है, किसी व्यक्ति को उसकी मृत्यु के बाद भी राजद्रोही सिद्ध कर सकती है, गैर कानूनी संतान को कानूनी ठहरा सकती है और यदि उचित समझे तो किसी भी व्यक्ति को अपने ही मामले में न्यायाधीश बना सकती है। तो देखिए कैसे असंभव कार्य हैं, असंभव जैसे कार्य हैं, लेकिन संसद कर सकती है। यानी कहने का मतलब संसद की शक्ति पर कोई प्रतिबंध है ही नहीं। तो डाइसी के इसका अभिप्राय क्या है? जैसे संसद कोई भी कानून बना सकती है, संसद किसी भी कानून को निरस्त कर सकती है। ब्रिटिश संविधान में कोई भी ऐसा सीमा चिन्ह नहीं है जिससे निर्णय हो सके कि कौन सा कानून मौलिक है और कौन सा अमौलिक है। ब्रिटिश कानून ऐसे किसी भी अधिकार को मान्यता प्रदान नहीं करता है जो संसद द्वारा निर्मित
किसी भी नियम को रद्द कर दे अथवा वैधानिक ठहरा दे। यानी न्यायपालिका को ऐसा कोई भी अधिकार नहीं है कि वो संसद की वैधानिकता पर या संसद के कानूनों पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध लगा सके। और संसद की संप्रभुता राजा के शासन के प्रत्येक भाग पर व्याप्त है, यानी संसद राजा को भी हटा सकती है। आइए देखते हैं। ब्रिटिश संसद राजपद को समाप्त कर सकती है, राजा को भी अपदस्थ कर सकती है। ब्रिटेन में न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत का प्रचलन नहीं होने से संसद पर न्यायपालिका का कोई बंधन नहीं है। इसके अतिरिक्त संवैधानिक विधि तथा साधारण विधि में भी किसी तरह का भेद नहीं किया गया है। यह स्थिति ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता को स्थापित करने में सहायक बनी है। तो ये थे संसद की सर्वोच्चता के कारण कि वहां पर संवैधानिक और साधारण विधि में कोई अंतर नहीं है और वहां पर न्याय पुनरावलोकन की कोई व्यवस्था नहीं है। इस कारण से वहां पर संसद सर्वोच्चता की स्थिति प्राप्त कर चुकी है। संसद की संप्रभुता केवल एक कानूनी कल्पना है, इसमें व्यावहारिक पहलू की उपेक्षा की गई है। वैधानिक रूप से पूर्ण प्रभुत्व संपन्न होते हुए भी संसद की शक्ति पर व्यावहारिक दृष्टि से अनेक परंपराओं और राजनीतिक वास्तविकताओं का बंधन है जो इसकी संप्रभुता को सीमित बनाता है। हाँ, कानूनी और वैधानिक दृष्टि से जैसे हमने अध्ययन किया, संसद निश्चित रूप से संप्रभु है, उस पर कोई बंधन नहीं है, लेकिन कुछ व्यावहारिकताएं होती हैं, कुछ परंपराएं होती हैं, उनके कारण संसद की शक्ति पर भी प्रतिबंध है। आइए देखते हैं एक एक करके वो क्या है। जैसे जनमत का प्रतिबंध है। कैसे? ये बड़ा व्यावहारिक प्रतिबंध है। जैसे विधि संबंधी सारे प्रस्ताव व्यावहारिक और नैतिकता की कसौटी पर कसे जाते हैं। इसका एक ताज़ा उदाहरण मैं आपको दूं, जैसे ब्रेक्जिट का मुद्दा, जिसमें संसद की नहीं चली, प्रधानमंत्री की नहीं चली, वहाँ पर जनता की चली, तो जनमत के आगे संसद को झुकना पड़ा। तो वहाँ जनमत संग्रह किया गया, जनता की आवाज़ को नहीं दबाया जा सका और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों को त्यागपत्र तक देना पड़ा ये ब्रेक्जिट के मुद्दे पर। तो ये व्यावहारिक बात है कि संसद वाकई में इतनी असीमित शक्तियाँ नहीं है, उसको जनता के जनमत का ध्यान रखना पड़ता है। अगला है मंत्रिमंडल की शक्ति। देखिए, संसदात्मक शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल का गठन संसद में से ही होता है और कार्यपालिका और व्यवस्थापिका अभिन्न होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो देखिए मंत्रिमंडल किस प्रकार से संसद पर नियंत्रण करता है। देखिए, समय की कमी और कार्य की अधिकता के कारण संसद अपनी असीमित शक्तियों का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाती। मंत्रिमंडल उनका नेतृत्व करता है, विधि निर्माण में उसका नेतृत्व करता है, वित्त पर नियंत्रण, प्रशासकीय मामलों में मंत्रिमंडल का ही बोलबाला रहता है। इस कारण काम वो होता है जो मंत्रिमंडल चाहता है। संसद मंत्रिमंडल की कठपुतली, वास्तविक रूप में तो संसद मंत्रिमंडल की कठपुतली ही होती है जब एक दल का बहुमत होता है। तो आगे है प्रदत्त विधायन। जैसे संसद में समय की कमी और कार्य की अधिकता होती है, तो इस कारण विधि निर्माण संबंधी कुछ कार्य अन्य संस्थाओं को सौंपकर संसद अपना बोझ हल्का कर लेती है। तो ये प्रदत्त विधायन है। और राजा को भी सपरिषद आदेश निकालने का अधिकार है। राजा अपने एकांतिक अधिकार के आधार पर आज्ञा निकालता है, जिन्हें सपरिषद आदेश कहते हैं। इसको हम पूर्व में भी स्पष्ट कर चुके हैं। अगला प्रतिबंध है निर्वाचक मंडल का। वास्तविक संप्रभुता संसद में नहीं है, अब तो निर्वाचक मंडल में निहित है। निर्वाचक गण ही संसद को चुनते हैं और वे उसे हटा भी सकते हैं, क्योंकि आखिरकार संसद को मतदाताओं के पास जाना पड़ता है। यानी सांसदों को चुनाव लड़ने के लिए मतदाताओं के पास जाना पड़ता है। तो निर्वाचक मंडल में ही वास्तविक संप्रभुता निहित है। संसद का अधिकार भी ये कैसे संसदीय सर्वोच्चता को सीमित करता है। संसद अपनी संप्रभुता और जीवन काल को स्वयं भी निश्चित कर सकती है। संसद ने ही अपने अधिनियम 1911 के द्वारा अपना जीवन काल 7 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया था। संसद की संप्रभुता पर इसी अर्थ में अंकुश है कि वह अपने कार्यकाल में तब तक वृद्धि नहीं कर सकती जब तक कि वह राष्ट्र की मौन सहमति प्राप्त न कर ले। द्वितीय विश्व युद्ध में राजनीतिक दलों और राष्ट्र की मौन समर्थन के बल पर ही संसद में अपना कार्यकाल 8 वर्ष कर दिया था। तो संसद अपना कार्यकाल जब तक नहीं बढ़ा सकती जब तक कोई विशेष कारण ना हो, जब तक
जनमत का समर्थन ना हो या राष्ट्र की मौन सहमति ना हो, कोई विशेष कारणों में ऐसा हो सकता है। विधि का शासन भी संसदीय संप्रभुता पर एक प्रकार का प्रतिबंध है। ब्रिटेन में संसद की संप्रभुता और विधि का शासन दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। विधि के शासन का अर्थ है कि देश का आम कानून सब पर लागू होता है, किसी के पास कोई मनमानी शक्ति नहीं है और कानून के समक्ष सभी समान नागरिक हैं। संसद की संप्रभुता तभी तक सही है जब तक विधि का शासन लागू रहता है। संसद उसका उल्लंघन नहीं कर सकती है, क्योंकि विधि का शासन ब्रिटिश जनता के सेंस में समाया हुआ है। वहाँ का सिविक सेंस इतना मजबूत है कि वहाँ अलिखित संविधान भी संवैधानिक देशों से अच्छा व्यवहारिक रूप में लागू है। तो विधि के शासन की इस प्रकार से संसद पर मर्यादा होती है। अंतर्राष्ट्रीय कानून, वैसे तो वैधानिक दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के विरुद्ध संसद विधि का निर्माण कर सकती है, किंतु व्यवहार में तो उनका आदर करना ही पड़ता है। संसद का संगठन, देखिए संसद की संप्रभुता एवं शक्ति संसद के स्वयं के संगठन से भी मर्यादित हो सकती है। कैसे? संसद की रचना 3 अवयवों के मिलने से होती है। लोक सदन, जो हमारे यहाँ लोकसभा है वहाँ लोक सदन है। लॉर्ड सभा, जिसको हम राज्यसभा बोलते हैं, वहाँ पर उस सदन का नाम लॉर्ड सभा है। लोक सदन निचला सदन है, लॉर्ड सभा ऊपरी सदन है, तथा राजा। इस प्रकार से 3 अवयव हुए, लोक सदन, लॉर्ड सभा, राजा। आज राजा की शक्ति औपचारिक मात्र रह गई है तथा लॉर्ड सभा लगभग शक्ति विहीन हो गई है। व्यवहार में लोक सदन ही संसद की शक्तियों का प्रतीक है, किंतु फिर भी विधि निर्माण में विशेष प्रक्रियाओं को अपनाने के कारण ये तीनों अभी भी किसी न किसी रूप में एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करते रहते हैं, यानी नियंत्रित करते रहते हैं। शक्तियों को केवल लोक सदन में केंद्रित होने से रोकते हैं। हाँ, अब अंत में हम पढ़ लेते हैं। ये था ब्रिटिश संसदीय सर्वोच्चता। आज हमने पढ़ी है संसदीय सर्वोच्चता कि जैसे हमारे देश में संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत पाया जाता है, अमेरिका में न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत पाया जाता है, ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत पाया जाता है। तो आइए इसको पढ़ने के बाद हम एक थोड़ा सा अध्ययन करते हैं इस बात पर कि भारत की संसदीय व्यवस्था और ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था में क्या अंतर है, क्योंकि संसदीय व्यवस्था हमारे पास भी है और संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन के पास भी है। जबकि ब्रिटेन की संसद तो सभी संसदों की जननी कहलाती है, सबसे प्राचीन संसद है, वहीं से हमने संसदीय व्यवस्था को अपनाया। लेकिन कुछ अंतर हैं व्यवहारिक दृष्टि से, आइए उनको अवगत कर लेते हैं। देखिए, भारत का राष्ट्र प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, इसलिए भारत में गणतंत्र की पद्धति अपनाई गई है। भारत गणतंत्रात्मक है क्योंकि हमारे राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्र का प्रमुख या राष्ट्रपति निर्वाचित है। जबकि ब्रिटेन का राष्ट्र प्रमुख आनुवांशिक होता है, यानी राजा या रानी होता है। अतः ब्रिटेन में राजशाही या राजतंत्रात्मक पद्धति अपनाई गई है। दूसरा अंतर है, भारत में संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत नहीं है, बल्कि संविधान की सर्वोच्चता को अपनाया गया है। जबकि ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत अपनाया गया है, इसलिए संसद के विधि निर्माण की शक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं है। जबकि भारत की विधि निर्माण शक्ति पर न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन का प्रतिबंध है। भारतीय प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, चाहे वो राज्यसभा से हो, चाहे लॉर्ड सभा से हो, चाहे राज्यसभा से हो, चाहे लोकसभा से हो। तो जैसे पिछले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा से थे, इससे पहले भी राज्यसभा से भारत में प्रधानमंत्री हो चुके हैं। जबकि ब्रिटेन में निचले सदन का सदस्य ही, यानी लोक सदन का सदस्य ही प्रधानमंत्री बन सकता है। भारत में कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो। जबकि ब्रिटेन में संसद का सदस्य मंत्री नियुक्त होते हैं। संसद यानी संसद के सदस्य होने चाहिए, वो चाहे लोक सदन के हों चाहे लोक सभा के हों। जबकि भारत में ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो, परंतु ये प्रतिबंध है कि वो केवल 6 माह तक ही मंत्री रह सकता है। 6 माह में उसे किसी भी सदन से चुन के आना होता है। तो भारत में अगला है, भारत में सभी कार्यपालकीय और विधियों का निर्माण राष्ट्रपति के नाम पर होता है। भारत में सभी कार्यपालकीय कार्य और विधियों का निर्माण राष्ट्रपति के नाम से होता है। मंत्री किसी भी प्रकार से किसी भी कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं होते। ब्रिटेन में काम तो सभी राजा के नाम से, राजमुकुट के नाम से होते हैं, परंतु ब्रिटेन में मंत्रियों की कानूनी जिम्मेदारी होती है। जब भी कोई आदेश या कानून बनता है तो उसमें
मंत्रियों के साइन होते हैं और वे महारानी किसी भी कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में छाया मंत्रिमंडल जैसी कोई संस्था का अस्तित्व ही नहीं है। ब्रिटेन में विपक्षी पार्टियों के द्वारा सत्तारूढ़ दल के साथ संतुलन स्थापित करने के लिए एक नए मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है, जिसका छाया मंत्रिमंडल कहते हैं। वो वहाँ के सत्तारूढ़ दल का जो मंत्रिमंडल होता है उसके समानांतर रहते हैं और इस प्रकार से वो सत्तारूढ़ दल की नीतियों को मंत्रालयवाज देखते रहते हैं कि तो वहाँ पर एक छाया मंत्रिमंडल होता है, यानी जैसा मंत्रिमंडल मूल मंत्रिमंडल होता है, सत्ता पक्ष का मंत्रिमंडल होता है, वैसा ही मंत्रिमंडल विपक्ष भी अपना बनाता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। तो ये ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था और भारतीय संसदीय व्यवस्था में अंतर थे। तो आज हमने क्या पढ़ा, संसदीय सर्वोच्चता क्या होती है और संसदीय सर्वोच्चता में विभिन्न विद्वानों ने कैसे कैसे व्यक्त किया है, और संसदीय सर्वोच्चता की व्यवहारिक सीमाएं क्या हैं। क्या वास्तव में ब्रिटेन में संसद संप्रभु है? यस, वैधानिक दृष्टि से है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से कुछ प्रतिबंध अबिस हैं। और हमने पढ़ा कि भारत में संसदीय व्यवस्था और ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था के मूलभूत अंतर क्या हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आए होंगे और आप इसका अध्ययन करेंगे और टेस्ट में आप इसको या असाइनमेंट ज़रूर सम्मिलित करें और कोरोना से बच के रहें। कोरोना से बचने का एक ही उपाय है, बाहर जाएं तो मास्क लगाएं, साबुन से बार बार हाथ धोएं, और दूसरी सूचना यह है कि महाविद्यालय में प्रवेश कार्य शुरू है। आप अपने निकटतम लोगों को जरूर इससे अवगत कराते रहें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसमें बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आप वीडियो को देखें और लोगों को प्रेरित करें और पढ़ाई जरूर जारी रखें। किसी प्रकार के भ्रम में रहने की ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ें। और जय हिंद, धन्यवाद।